हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी जनरल साइंस की सीरीज का 20वां पार्ट है। जनरल साइंस की सीरीज में जनरल बायोलॉजी का 7वां पार्ट है। इसके पहले हमने जनरल बायोलॉजी के 6 पार्ट्स कंप्लीट किए। जनरल साइंस के सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सकें। और हमसे फेसबुक पेज और ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही फेसबुक पेज का और फेसबुक ग्रुप का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज के आप फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जनरल बायोलॉजी पार्ट 7। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र की बात करने से पहले आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। भोजन पचने की संपूर्ण प्रक्रिया मुख्य 5 अवस्थाओं से गुजरती है। जो भोजन पचने की संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। सबसे पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां मल परित्याग। ये कुल 5 अवस्थाएं होती हैं जो भोजन चक्र में शामिल होती हैं। तो इन 5 अवस्थाओं में कौन कौन सा है एक बार फिर से नजर डालेंगे। तो पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां मल परित्याग। एक बार इन सब का विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इन सब में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतःग्रहण की। अंतःग्रहण किसे कहते हैं और क्या होता है? इस प्रक्रिया में भोजन शरीर के अंदर पहुंचता है। अंतःग्रहण है, इसके द्वारा भोजन हमारे शरीर में पहुंचता है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। जैसे मनुष्य में मुख, दांत और जीभ इत्यादि से जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें मुख, दांत और जीभ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और किसी अन्य जीव की बात करते हैं जैसे अमीबा हो गया। अमीबा में भोजन सीधे खाद्य रिक्तिकाओं में पहुंचता है। जो अमीबा है उसमें भोजन सीधे खाद्य रिक्तिकाओं में पहुंचता है। सांप, मेंढक और छिपकली में भोजन जीभ के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में और स्तनधारियों में मुख्य रूप से जो स्तनधारी हैं उनमें जो भोजन है वो मुख, दांत और जीभ की सहायता से ग्रहण किया जाता है। और जब पंछियों की अगर बात करते हैं तो पंछियों में चोंच के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। तो अंतःग्रहण की प्रक्रिया मुख्य रूप से मुख से स्टार्ट होती है। आगे बात करते हैं दूसरी पाचन प्रक्रिया की। पाचन प्रक्रिया भोजन के अघुलनशील और जटिल पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, भोजन के अघुलनशील और जटिल पदार्थों को एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं सरल अवयवों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। भोजन के जो अघुलनशील और जटिल पदार्थ होते हैं उनको एंजाइम के द्वारा घुलनशील और सरल पदार्थों में, अवयवों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। आगे बात करते हैं इस क्रिया में जो पाचन क्रिया है, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इरिप्सिन, ये एंजाइम मुख्य रूप से भाग लेते हैं। एंजाइम्स और ग्रंथियों की चर्चा हम आगे विस्तार रूप से करेंगे, कौन सा एंजाइम का क्या काम है। अभी हम सारांश में देखते हैं कि पाचन क्रिया में टाइलिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इरिप्सिन ये मुख्य एंजाइम भाग लेते हैं और अघुलनशील पदार्थों को ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वसीय अम्ल में बदल देते हैं। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि पाचन में जो अघुलनशील और जटिल पदार्थ होते हैं वो एंजाइम्स के द्वारा घुलनशील और सरल अवयवों में परिवर्तित होते हैं। मनुष्य, पक्षी, पशु, मेंढक आदि में पाचन क्रिया आहार नाल से
आरंभ होती है, जिसे बाह्य कोशिकीय पाचन कहा जाता है। बाह्य कोशिकीय पाचन, जिसमें पाचन क्रिया आहार नाल से स्टार्ट होती है और इनके मुख्य उदाहरण मनुष्य, पंछी और पशु तथा मेंढक इत्यादि हैं। आगे बात करते हैं अवशोषण की। अवशोषण क्या होता है? भोजन की पचने के बाद तरल अवस्था कोशिकीय द्रव्य या रुधिर आदि में अवशोषित हो जाती है। जब भोजन पचता है उसके बाद जो उसका तरल अवस्था होती है वो कोशिकीय द्रव्य या रक्त के द्वारा अवशोषित की जाती है। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। जो छोटी उंगली के समान जो छोटी आंत होती है, इसमें जो रसाकुंड होता है, इससे इसका पाचन आरंभ होता है, अवशोषण आरंभ होता है। रसाकुंड में रुधिर वाहिकाओं और लसिकाओं का जाल होता है। जो रसाकुंड होता है उसमें वाहिकाओं, रक्त वाहिकाओं और लसिकाओं का जाल होता है, और रुधिर वाहिकाओं और लसिकाओं की चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में जीव विज्ञान भाग 4 में कर चुके हैं, तो उसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप जीव विज्ञान भाग 4 विजिट कर सकते हैं। रसाकुंड जो है वो रुधिर वाहिकाओं और लसिकाओं का जाल होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पचने के बाद रुधिर में ग्लूकोज और एमिनो एसिड के द्वारा अवशोषित होता है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं यह पचने के बाद रक्त में ग्लूकोज और एमिनो एसिड के द्वारा अवशोषित होते हैं, जबकि वसा पाचन के बाद ग्लिसरॉल और वसी अम्ल लसिका में अवशोषित होते हैं। ये अवशोषण जो मुख्य रूप से कौन किस में अवशोषित होता है उसकी अगर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रुधिर में ग्लूकोज और एमिनो एसिड के द्वारा अवशोषित होते हैं, जबकि वसा ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के द्वारा लसिका में अवशोषित होता है। आगे बात करते हैं स्वांगीकरण की। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर रक्त में मिलता है और बाद में कोशिकाओं में मिलकर यह आत्मसात हो जाता है, जिसे स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकरण की प्रक्रिया पर एक बार फिर से नजर डालेंगे। पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर रुधिर में मिलना और बाद में कोशिकाओं में मिलकर आत्मसात हो जाना स्वांगीकरण कहलाता है। कोशिकाओं के अंदर पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसका जो मुख्य आधार है वो कोशिकाओं के अंदर पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होना है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। पांचवा जो भाग है मल परित्याग, उसकी बात करते हैं। तो अपच भोजन है वो बड़ी आंत में पहुंचता है तथा जीवाणुओं के द्वारा मल में परिवर्तित होकर गुदा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं आहार नाल की विस्तृत रूप से। आहार नाल की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। अब बात करते हैं आहार नाल के मुख्य भागों की। तो सबसे पहला भाग आता है वो मुख आता है। मुख से जैसा कि पाचन की क्रिया आरंभ होती है, तो मुख में जो मुख्य भाग आता है उसमें जीभ, दांत और जो दांत है उनकी चर्चा कर सकते हैं। और मुख में पाचन जो आरंभ होता है उसमें जो लार है, उससे लार का बनना से जो पाचन है भोजन का, उसकी प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके बाद बात करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी क्या होता है? यह मुख ग्राशन गुहा के पीछे का छोटा भाग होता है। जो ग्रसनी होता है वह मुख ग्राशन गुहा के पीछे का छोटा भाग होता है। इसका पिछला भाग नाक, नास ग्रसनी और आहार नाल को मुख्य ग्रसनी कहा जाता है। जो ग्रसनी का पिछला भाग होता है उसको नास ग्रसनी और आहार नाल के आहार भाग को मुख्य ग्रसनी कहा जाता है। यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है। क्योंकि यह मुख से आरंभ होता है और मुख से आरंभ होने के साथ साथ इसमें पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कार्य करता है। बात करते हैं ग्रास नली की। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, जो ग्रास नली होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय पेशीय नली होती है। जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और यह सक्रिय तथा पेशीय नली होती है। यह ग्रीवा और वक्ष स्थल से होते हुए डायफ्राम को पार उदर गुहा में होती है। डायफ्राम को पार करते हुए उदर गुहा में
स्थित होती है, जो ग्रासनली होती है, ये ग्रीवा और वक्ष स्थल से होते हुए डायफ्राम के पार उदर गुहा में होती है। अब बात करते हैं अमाशय की। ये उदर गुहा के बाईं ओर डायफ्राम के ठीक पीछे होता है। जो अमाशय होता है वो उदर गुहा के बाईं ओर और डायफ्राम के ठीक पीछे होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा और पेशी भाग है। जो अमाशय है ये आहार नाल का सबसे चौड़ा और पेशी भाग है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में जो भोजन रहता है वो लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन पहुंचने के पश्चात अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जो हल्का पीले रंग का होता है तथा यह अम्लीय होता है। जठर रस का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है और यह अम्लीय होता है, जो पाइलोरिक ग्रंथि से निकलता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? जो पेप्सिन एंजाइम होता है वह भोजन को तोड़ने का कार्य करता है, जबकि रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन के सिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पायराकेसिनेट में बदल देता है। इसके बाद बात करते हैं आंत की। आंत क्या होता है? आंत पेट से गुदा तक फैली होती है, जो आहार नाल का मुख्य हिस्सा होता है। आंत जो है यह पेट से लेकर गुदा तक फैला होता है, जो आहार नाल का मुख्य हिस्सा है। मनुष्य तथा स्तनधारियों में मुख्य 2 भागों में बटी होती है, पहली छोटी आंत और दूसरी बड़ी आंत। तो यह मनुष्यों और स्तनधारियों में 2 भागों में बटी होती है। जो पहली छोटी आंत है उसकी चर्चा करते हैं। तो छोटी आंत जो है यह हल्के भूरे रंग की होती है, भूरे और बैंगनी रंग की। इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर तथा व्यास 35 मिलीमीटर के आसपास होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस स्रावित होता रहता है, जिसमें कुछ प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इसमें लाइपेज, इरेप्सेन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये जो है प्रमुख एंजाइम है जो छोटी आंत में पाए जाते हैं। आगे इन एंजाइमों की अगर बात करते हैं तो इन एंजाइम्स के कार्य क्या होता है और इन एंजाइम्स की विस्तृत चर्चा हम आगे विस्तार रूप से करेंगे। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। यह लाल रंग की होती है, जिसका व्यास छोटी आंत से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब ये उससे थोड़ी मोटी होती है। लंबाई की अगर बात करते हैं तो बड़ी आंत की कुल लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होती है। यह गांठदार होती है, इसमें माले के समान गांठें होती हैं। यह गांठदार होती है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। जो बड़ी आंत है इसके भी मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला भाग सीकम, यह 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा प्रारंभिक भाग है, जो थैलीनुमा होता है। यह मनुष्य का निष्क्रिय अवशेषी अंग होता है। जो दूसरा कोलन है यह लगभग 1.3 मीटर लंबा और उल्टे यू के आकार का होता है। कोलन में मुख्य 4 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली आरोही कोलन, दूसरा अवरोही कोलन, तीसरा अनुप्रस्थ कोलन और चौथा सिग्माकार कोलन। इसके बाद जो तीसरा और अंतिम भाग है आंत का, उसमें बड़ी आंत का, उसमें रिक्टम है। यह आंत का अंतिम भाग होता है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यह मल द्वार के रास्ते से शरीर के बाहर खुलती है। जो रेक्टम है वो बड़ी आंत का जो हिस्सा है, जो तीसरा भाग है, यह मल द्वार के रास्ते से शरीर के बाहर खुलती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की पाचन तंत्र की शुरुआत की, और आगे आने वाले भाग में हम चर्चा करेंगे पाचन ग्रंथियों और एंजाइम तथा उसके आगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।